गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस गार्डन। और मैं आज की आपके लिए लाया हूँ क्लास 8 पॉलिटी। तो हम 2 क्लास पहले कर चुके हैं, 6 और 7, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अच्छी बुक्स थी, हमें काफ़ी हेल्पफुल होंगी आगे चल करके। आज हम इसमें क्लास 8 की स्टार्ट करेंगे। ये भी बुक बढ़िया है, अच्छी है और ये काफ़ी नॉलेजेबल है और हेल्पफुल है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हम इस बुक का नाम है हमारा भारत, आज की समस्या और चुनौतियाँ। क्लियर है? तो इसमें समझ बेसिक क्या है, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स बताई जाएँगी और उनसे रिलेटेड जो चुनौतियाँ होंगी, वो बताई जाएँगी। क्लियर है? तो हम पहले इसमें देख लेते हैं टोटल खंड कितने और चैप्टर कितने, जैसा कि हम हर बुक में करते हैं। उससे पहले हम ये गांधी जी को देखते हैं। ये गांधी जी का जंतर है, जो गांधी जी की कोटेशंस वगैरह हैं, ये भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, क्या है गांधी जी का जंतर? फिर हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। मतलब जब भी तुम्हें एटीट्यूड जैसी सिचुएशन में आ जाओ, तुम्हें घमंड होने लगे, तब एक कोई डिसीजन लेना हो, तब आपको ये करना होगा। आपको क्या करना? जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे कुछ लाभ पहुँचेगा? जो आप कदम उठाने वाले हैं, क्या उससे उसको लाभ पहुँचेगा? क्या वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा असंतृप्त है? अतः तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट जाएगा और अहम समाप्त होता जा रहा है। जब आप पाएंगे कि आपका अहम मिटता जा रहा है और आपका अहम समाप्त होता जा रहा है, मतलब इसका बेसिक ये है कि मतलब आप कोई डिसीजन ले हो, या आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, आप आईएएस हो, आप कोई कदम उठाने जा रहे हो, तो एक बार आपको डाउट हो कि ये हमारा काम होगा, ये अच्छा है या बुरा है, हमें ऐसा करना चाहिए नहीं या नहीं करना चाहिए, तब आप उस व्यक्ति को याद करें जो जिसको आपने कभी देखा हो, जो लाचार हो, जो अपने मतलब दीनहीन हो, दुखी हो, उसको याद करिए और आपको लगेगा कि उसको इस जो हम कदम उठा रहे हैं उससे फ़ायदा पहुँचेगा, तो आप उस डिसीज़न को लीजिए। चलिए इसी के साथ अपने चैप्टर में बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारी है विषय सूची। भाग 1 है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य और लोकतंत्र। इसमें क्या है, जो पहला चैप्टर है हमारा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। जैसे सबका एक लक्ष्य होता है, जैसे अपना लक्ष्य आईएएस बनना है, ऐसे राष्ट्र के लक्ष्य होते हैं कि हमें ये करना है, हमें तमाम से जो भी होते हैं, हमें हर घर में बिजली पहुँचानी है, या फिर हर घर शिक्षा पहुँचानी है, स्वास्थ्य पहुँचाना है, ऐसे लक्ष्य राष्ट्र के लक्ष्य होते हैं। दूसरा चैप्टर है लोकतंत्र और नागरिक। आपको पता ही है हमारा देश में लोकतंत्र है। काफ़ी जो गुलामी का दौर था, उसे हम समाप्त करके काफ़ी संघर्ष के बाद हमने लोकतंत्रता हासिल की है। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। भाग 2 है हमारा समाज, आवर सोसाइटी, शिक्षा और लोकतंत्र। क्लियर है? जाति प्रथा एक हमारे समाज में जो कुरीति थी, वो लगभग अब समाप्त हो गई, लेकिन काफ़ी हद तक अभी भी ये विद्यमान है, खास करके ये गांव क्षेत्र में ज़्यादा है अभी। अस्पृश्यता भारतीय समाज का कलंक है। ये जाति प्रथा और अस्पृश्यता ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। अन्य सामाजिक समस्याएं हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों का कल्याण, जो SC ST उनके कल्याण के बारे में पढ़ेंगे। भाग 3 में क्या है, आर्थिक पुनर्रचना। हमारी मुख्य आर्थिक समस्याएं क्या हैं? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि और विकास। क्लियर है? और ये रहा हमारा चौथा, इसमें राष्ट्रीय एकीकरण। इसमें जो चैप्टर है हमारा 12 राष्ट्रीय एकीकरण, और 5वें भाग में है हमारा ये भारत की रक्षा। और ये 6वां भाग हो गया भारत और विश्व। ये हमारे चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमें कोटेशंस मिलेंगी वो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की विदेश नीति क्या है? संयुक्त राष्ट्र, भारत और उनके पड़ोसी।
इससे क्या होगा, हम अभी यहाँ पे इसको समझेंगे, जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं ना तो हमें सब क्लियर समझ में आता है। अगर हम एकदम से स्टैंडर्ड बुक पे जाएँगे तो हमें लगेगा पता नहीं यार ये क्या-क्या हो रहा है, और हम ऊब से जाएँगे, उससे हमें फिर आगे पढ़ने का मन नहीं होगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं होगी। इन चीज़ों को हम अभी यहाँ पे समझ लेंगे तो आगे हमारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है? अभी समझते हैं। लास्ट हमारा भाग बचा, विश्व की समस्याएँ क्या हैं? लास्ट में ये कठिन शब्द होंगे, हर उसमें होते हैं, इसमें मतलब प्रश्नावली जो क्वेश्चन होते हैं इसमें। क्लियर है? अब पढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति। अब समझिए राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होते हैं। हमारा देश कहाँ जा रहा है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम किसी में अग्रसर हो रहे हैं, ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम तभी दे सकते हैं जब हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की जानकारी हो जाए। अब बेसिकली इसमें क्या है, ये देखिए, ये हमने कक्षा 7 में संविधान के बारे में प्रस्तावना पढ़ी थी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्नशाली देश बनाने की, ये सब पढ़ा था हमने। क्लियर है? पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र जैसे हमने शब्द पढ़े थे, उन्हें समझा था। यही हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य होता है। जैसे मान लो हमें हमारे देश में मान ली कुछ समय पहले भुखमरी थी, तो हमने उस भुखमरी को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया। कुपोषण था, उसको भी समाप्त कर दिया। और जो हमारे देश में घर-घर बिजली नहीं थी, हमने उसको भी घर-घर में पहुँचा दिया। तो ये हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, इनकी हम प्राप्ति करेंगे। क्लियर है? तो इसमें अभी इतना ही है। ये आप काम करना, अब इसको पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना। उद्यमशीलता अच्छी बात है अगर आप इसको पढ़ोगे। राष्ट्रीय विकास दिशाहीन हो जाएगा अगर हम इनकी, हमारे कोई लक्ष्य नहीं होंगे तो राष्ट्र का विकास कैसे करेंगे, वो दिशाहीन हो जाएगा। हमारा देश एक विकसित देश के रूप में उभर पाने के लिए प्रयत्नशील है। हमारा देश अभी विकासशील है, ये हमेशा कोशिश कर रहा है कि हम एक विकसित देश की राज्यों जो और देशों की श्रेणी में आ जाएँ। इसकी प्रगति पथ अग्रसर है, हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारण कर लें। प्रत्येक नागरिक को यह जानना चाहिए कि ये लक्ष्य क्या है। क्लियर है? इन लक्ष्यों का अभिप्राय है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति में हम किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर जानना ही चाहिए। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमने राष्ट्रीय लक्ष्य समझ लिया। थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली क्या होती है? अब हमें सबको पता है कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता द्वारा जनता का शासन। वो कैसे होता है? मान लो चुनाव लड़ना। हमारे देश में चुनाव होते हैं, जिस देश में जनता द्वारा चुनाव होते हैं वहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है। अभी आप बस इतना समझ लीजिए, लोकतंत्र का मतलब है जन कल्याण, मतलब जनता का कल्याण करना। लोकतंत्र का उद्देश्य ही होता है। क्या है वास्तव में, हम देश के सब लोग स्वतंत्रता का उपयोग कर पाते हैं? दुर्भाग्य से हमारा देश समाज के अनेक जातियों में बँटा है, वही सब चीज़ें जातियों में बँटा है, इसलिए हमें असमानता है, छुआ-छूत है, ये सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। देश में बहुत से लोग तथाकथित निम्न जाति में जातियों के लोग सामान्यतः गरीब और अनपढ़ होते हैं। इन समाजों में अन्य वर्गों द्वारा शोषण किया जाता है। वैसे मान लो जो बड़ा वर्ग होता है, वो छोटे वर्ग का शोषण करता है, या मान लो कि जो समृद्ध वर्ग होता है, वो कमज़ोर वर्ग का शोषण करता है। क्लियर है? हमें कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि हम भेदभाव मिटा सकें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के साथ साथ अधिकारों की प्राप्ति हो। क्लियर है? तो आपने सब चीज़ों को, बेसिक सी चीज़ें हमने लोकतंत्र का मतलब लगभग इसमें समझ लिया है। यह सामाजिक लोकतंत्र है। यदि हम सामाजिक लोकतंत्र ना होते तो केवल राजनीतिक लोकतंत्र देश की प्रगति और समृद्धि के मार्ग में ले जाने के प्रयास में सफल नहीं हो सकेगा। ये हमने समझ लिया। अब ये पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आशय है कि हम किसी धर्म का सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई भी धर्म हो, सरकार जो है हमारी तटस्थ रहेगी। ना इस पक्ष में जाएगी, ना इस पक्ष में रह जाएगी। ना वो हिंदू के पक्ष में जाएगी, ना मुसलमान के, ना क्रिश्चियन के, ना ईसाई के, किसी के पक्ष में नहीं जाएगी। सरकार का धर्म से कोई लेन-देन नहीं होगा। धर्म जो होगा सबका निजी मामला होगा। वो अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकता है। उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ऐसे हम आगे चलकर उसमें समझेंगे। क्लियर है? विद आर्टिकल अच्छे से। अब पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब आप इतना ही समझ लीजिए कि हमारा देश किसी धर्म खास विशेष को सपोर्ट नहीं करेगा। किसी के साथ धर्म के अनुसार धर्म पर भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप हिंदू हो, आपको कुछ विशेष प्रोविज़न दिए जाएँ और कोई मुसलमान उसको शोषण किए, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? अथवा ऐसा ये अब हमने पालन करने का अधिकार है, सामने मैं आपको बता दिया। धर्म एक विशेष पक्षपात कर नहीं कर सकता है।
लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग जैसे धर्म समुदाय के प्रति द्वेष, मान लो किसी की जो पूर्वाग्रह होता है कि वह नहीं फलानी धर्म का, या फिर कोई व्यक्ति अछूत है या ये धर्म बेकार होता है, तो हमें ऐसा पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस धर्म के बारे में हम नहीं जानते हैं। उससे आपको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, उसे अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। तो आप ये याद रखिएगा। क्लियर है? व्यक्ति मारे जा दंगे होते हैं धर्म के नाम पे, आप देखते ही हैं गोधरा जैसे कांड हुए हमारे देश में। तो कुछ नहीं है, कुछ लोगों की साजिश होती है और फिर लोग बहकावे में आ जाते हैं किसी के। ऐसी घटनाएँ लोकतंत्र भावना के प्रतिकूल, लोकतंत्र में ऐसी घटनाएँ नहीं होना चाहिए। सब व्यक्ति को एक-दूसरे के प्रति हमारे गांधी जी ने भी कहा है, सर्वधर्म सद्भाव, मतलब मतलब सब सभी धर्मों के प्रति आस्था रखो। उससे एक अगली स्टेज होती है सर्वधर्म समभाव। मतलब सब धर्म के लिए जैसा हम अपने धर्म का पालन करते हैं, जैसी आस्था हमारे धर्म में है, वैसी ही हम आस्था दूसरे के धर्म में रखें। उससे कोई द्वेष नहीं, बैर नहीं होगा। सर्वधर्म समभाव, ये हमारा गांधी जी ने कहा है। क्लियर है? और उसके विकास में हम ये मान लो कि हम धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो हम अपने देश के विकास में अवरोध उत्पन्न करेंगे। हम लड़ते ही रहेंगे, देश विकास कब करेगा, काम कब करेंगे? क्लियर? तो ये देखिए हमारा देश है, इसमें ये पंजाबी है और ये सब, ये मुसलमान हैं, ये हिंदू, ये सब डॉक्टर, ये सब हमारे देश की विविधता, हमारे देश की खूबसूरती विविधता है। हम इतने धर्मों में बटे हुए हैं, उसके बावजूद भी हम एक हैं। क्लियर है? अब आर्थिक समानता समझते हैं। आर्थिक समानता का मतलब है हमारे यहाँ का एक विषमता। ये कैसी है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है। किसी के पास इतना पैसा है वो चाहे जितना खाना वेस्ट करे, किसी के पास इतना है कि 2 वक़्त का खाना नहीं खा पा रहा है। तो यही आर्थिक विषमता है। आर्थिक विषमता की प्राप्ति के लिए समाजवाद को भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। समाजवाद में क्या था, हमने समझा था। समाजवाद का बेसिक मतलब यही होता है कि समाज में ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, समाज में मिलकर बढ़ना और किसी को अवैध तरीके से ना हड़काना, ना उस पे दबाव बनाना। इस प्रकार से समाजवाद का स्थापना होती है। क्लियर है? इस प्रकार से भाईचारे की भावना से रहना। क्लियर है? तो अब आगे देखते हैं। हमारा देश पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्थिक विकास की ये गाँव में होता है, जो पंचवर्षीय योजना होती हैं, जो ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। पंचवर्षीय जैसे एक सरकार है कोई, वो तो वो 5 साल के लिए चुन के आती है, जिससे कि आर्थिक विकास करे वो। जैसा प्रयत्नशील है, हम प्रयास करते हैं ताकि सफल हो सकें इन क्षेत्रों में। अब हमारी क्या उपलब्धियाँ रही हैं, आगे क्या-क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रश्नों पर पुस्तक में विचार करेंगे। आगे ये चीज़ें हैं जो और डिटेल से होंगी। अभी समझते हैं राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्र को एक करना क्या है? हमारा एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि राष्ट्रीय एकीकरण। हमारा देश बहुत विशाल है, भौगोलिक दृष्टि से इसमें सीमा हज़ारों किलोमीटर तक फैली हुई है। अब ये ज्योग्राफी का पार्ट हमारा देश, अब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितना विशाल देश है, कितनी विविधताएँ हैं, कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है यहाँ पे। जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर हैं अभी। क्लियर? और बहुत जल्दी अगर हमारा ऐसा ही चलता रहा तो हम एकदम पहले नंबर पर भी आएँगे। और पता नहीं कब से वो 2011 के बाद से तो कोई जनगणना हुई ही नहीं, तो क्या पता अब तक आगे भी निकल गए होंगे। जब आगे जनगणना हो तो हमें पता चले। इस देश में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। विभिन्नता के प्रकार से आंचलिक प्रदेश है। आंचलिक का मतलब जो होता है, जो विभिन्न डाइवर्सिटी हो बहुत ज़्यादा। उसकी पृथक-पृथक संस्कृतियाँ हैं। हमारे देश में सभी लोगों को अपनी भाषा व संस्कृति विकसित करने का अधिकार मिला हुआ है। क्लियर है? विभिन्न अंचलों और धर्मों में सम्मिलित प्रयासों से भारत का विकास हुआ है। यह अन्यत्र पढ़ चुके हो कि किस प्रकार राष्ट्रीय गीत आंदोलन में विभिन्न जातियों व धर्म तथा प्रदेशों ने अपना सक्रिय, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें महात्मा गांधी जो हमारे जिस राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए थे, उसमें सब ने अपनी धर्म जाति को पीछे छोड़कर उसमें भाग दिया था और उसमें सम्मिलित हुए। तो आज हम लोकतंत्र के इस पहलू पर पहुंच पाए कि आज हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। आज हम अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम हैं। हम किसी देश पर डिपेंड नहीं हो। वर्षों की जो गुलामी की बीड़ियाँ थीं, जिनको हमने तोड़ा है। जब किसी देश पर संकट की घड़ी आई है, तो अपने देश के प्रति त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। कोई भी देश हो, सब लोग तत्पर रहते हैं। इसी कारण
हम बहुधा कहते हैं कि हमारे देश में अनेक विभिन्नता के बावजूद मौलिक एकता विद्यमान है, फिर भी कुछ लोग अपने आंचलिक प्रदेश या भाषा के प्रति इतनी अधिक निष्ठा दिखाते हैं कि वे राष्ट्रीय हितों को भूल जाते हैं। मान लो कोई हो गया हैदराबाद हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पे डाइवर्सिटी है, तो क्या होता है कि कभी कभी हम भाषा को लेकर, कभी कभी हम क्षेत्र को लेकर इतने विवादित हो जाते हैं कि नहीं हमारी ये राज्य भाषा होनी चाहिए, तो हम अपने देश के हितों के कर्तव्य भूल जाते हैं। हम सड़कों पर आता है, हम गाड़ी चलाने लगते हैं, मतलब दंगे की स्थिति पर पाते हैं। जैसे भाषाई विषयों के बीच हो सकता है कड़ी। हमें पता है जब हमारा संविधान लिखा गया, तो जब बात आई थी कि संविधान की जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, तो उस पे काफ़ी विवाद हुए थे, तब जाके कहीं हमें डिसाइड हुआ था। तो ये सब प्रगति में, विकास में जो बाधक बन गए थे, मिलजुल कर कार्य कर सकेंगे। राष्ट्रीय एकता की दिशा में हमारे लिए एक महत्व राष्ट्रीय लक्ष्य हम अब तक की सीमा तक सफल हो सके। क्लियर। अब ये समझिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द। हमारा देश क्या है कि हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करते हैं। हम सर्वधर्म समभाव जैसी विचारों में आस्था रखते हैं, और हम वसुधैव कुटुंबकम जैसी जो नीति है उसमें विश्वास रखते हैं। तो हमेशा हम ये चाहते हैं कि शांति और अहिंसा ये हमेशा फॉलो करते हैं हम। क्लियर है। बुद्ध हुए हमारे यहाँ, गांधी हुए, इन सब लोगों ने इस पर ज़्यादा बल दिया है। राष्ट्रीय विकास के लिए हमें न केवल अपने देश की शांति चाहिए, बल्कि उसके लिए विश्व शांति की आवश्यकता है। मान लो हमारे देश के अंदर शांति है, जैसा कि हम देखते हैं पाकिस्तान है, हर कुछ सालों में या कुछ महीनों में कह के चलें, तो कुछ ना कुछ ऐसी वारदात करता रहता है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय वो सीमा पर विवाद तने रहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर लगभग हम देखते रहते हैं कि विवाद चलता ही रहता है। यहाँ के जवान मर रहे हैं, वहाँ के जवान मर रहे हैं। तो इंटरनल से क्या होता है, भारत से भी शांति हो तब तो विकास ज़्यादा अच्छे से होगा। यदि हमारे देश के बाहर शांति व सुरक्षा ना रहे, उसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़े बिना नहीं रह सकेगा। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का सौहार्द के लिए प्रयास करना भी हमारे देश का अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हम विज्ञान तकनीक के विकास के युग में हैं, जिस दिन प्रतिदिन अन्यायोचित होते जा रहे हैं। अब हम संचार के पास साधन नहीं, आप पढ़ लेना, खास नहीं है। हमने था, आपको पता ही, 1971 में जब भारत पाक से युद्ध हुआ, तो उससे हमारे देश के कई जो सैनिक वो मारे गए, पाकिस्तान के भी सैनिक मारे गए। सामान्य आर्थिक विकास को काफ़ी बाधा पहुंची, क्योंकि हम जब देश आज़ाद हुआ था, हम सक्षम थे, नए नए लोकतंत्र थे, हम एक प्रकार से नव सिखिया थे, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। तब हमें पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, कुछ हमारे यहाँ के मारे गए, कुछ वहाँ के मारे गए। तो आर्थिक विकास वैसे भी तो हुआ, गोला बारूद में जो पैसा खर्च हुआ वो कहाँ से हुआ, वो विकास में लग सकता था, लेकिन वो फालतू कामों में खर्च हो गया। पाकिस्तान वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो तो पता नहीं क्या मूड में था, वो तो अपने आप को बर्बाद मान ही चुका था। तो इस वजह से राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय धनराशि को अन्य मदों पर व्यय करने से देश की रक्षा हेतु व्यय करना पड़ा, और जो हमारे यहाँ पर वैसे भी तो पैसे नहीं थे, और फिर हथियार वगैरह में करना पड़ा। ठीक है। देखो ये सब चीज़ें विकास में अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो देखते हैं, यही कारण है कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा देश चाहता है कि आपसी झगड़ों को युद्ध में अपनी शक्ति एवं संसाधनों का अपव्यय करने की बजाय हम सभी पारस्परिक विकास के लिए एक दूसरे को सहयोग करें। यही कारण है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि मान लो कि हम एक दूसरे से लड़ने से अच्छा एक दूसरे की चीज़ों का उपयोग करें। जो आपके पास है वो आप हमें दें, और जो हमारे पास है वो हम आपको दें। ट्रेड एंड बिजनेस करें। लड़ने से क्या होता है, क्या रखा है ज़मीन विवाद में। तो ऐसा कि जो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान युद्ध होते रहते हैं। एक बार नेहरू तो वहाँ पे हुए थे, चीन से भी हुए थे, हिंदी चीनी भाई भाई जैसे हमारे नेहरू जी ने जो है कि नारे दिए थे, पर वो नहीं मानता अगला इंसान, तो फिर मजबूरी हो जाती है। वरना हमारे देश की कोशिश यही रहती है कि सब चीज़ें ठीक से चलें, शांति से हों। ठीक है। आगे समझते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र को सक्रिय सहयोग देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग के लिए प्रयत्नशील हैं। अगले अध्याय में हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। अभी हम ये कल समझेंगे। क्लियर। जो हमारा कल लेसन होगा उसे समझेंगे। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, हमने पढ़ा। ये सामाजिक लोकतंत्र से क्या था, पंथ निरपेक्ष हम क्या समझते हैं।
हमारे देश की सम्मुख चुनौतियाँ क्या हैं हमने देख ली हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग की आवश्यकता क्यों है? क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता ही है। अब हम कल अगले चैप्टर से मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे एक लेक्चर में 2-2 या फिर 3-3 जो है कि चैप्टर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो हैं छोटे हैं और अच्छे चैप्टर, तो इनको हम करने की कोशिश करेंगे। आप में इस सीरीज़ में लगातार बने रहें तो आपकी जो आगे हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे एम लक्ष्मीकांत, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको ये लगेगा ना ये तो पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, इतनी आसानी से आपको अब ये लगेगा कि बस अब सिलेक्शन दूर नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल अपने न्यू चैप्टर के साथ।